हमेशा खुद को दुरुस्त समझने का यकीन अक्सर इंसान को गुमराह कर देता है। नवाज शरीफ साहब ने भी बिजली पैदा करने के कारखाने लगाए। हम कहते हैं दरख्त हम दे रहे हैं आपको 4-5 फीट का दरख्त लगाना हमारे लिए बहुत जरूरी है, वरना आप और हम यहाँ इस शहर में रह ही नहीं सकेंगे। समंदर हाजिर है पाकिस्तान में, सूरज हाजिर है बिजली बनाने के लिए। स्किन की प्रोटेक्शन, स्किन की केयर करना बहुत जरूरी है। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। अस्सलाम नाज़रीन, आपको खुशामदीद कहते हैं आपके पसंदीदा प्रोग्राम दुनिया बोल है। मैं हूं आपका मेज़बान फ़हीम खान और मेरे साथ मौजूद हैं अनम जुल्फ़िकार। और प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे हमेशा की तरह आज की अच्छी बात के साथ। खुद पर यकीन होना कामयाबी की ज़मानत है, मगर हमेशा खुद को दुरुस्त समझने का यकीन अक्सर इंसान को गुमराह कर देता है। क्योंकि सिर्फ खुद ही को दूसरों से ज़्यादा होशियार समझना अक्सर इंसान को नुकसान में मुब्तला कर देता है। इसी अच्छी बात के साथ नज़र डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। मुल्क में मानसून से तबाही, एक दिन में 15 अमवात। सिंध के कई शहरों में तूफानी बारिश, घर में आसमानी बिजली गिरने से 8 अफराद जाँ बहक हो गए। नाला लई में पानी की सतह बुलंद, रेन इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। बारिशें मजीद कितनी रोज चलेगी, ये जानेंगे आज के प्रोग्राम में। मुल्क भर में एहतजाज का समा। इस्लामाबाद में IPPs मामले पर जमात इस्लामी और हुकूमत एक पेज पर नहीं आ पा रहे। सियासी अदम इस्तेहकाम की सूरत में हुकूमती प्लान क्या है, प्रोग्राम में जानेंगे। तो इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ आगाही का आलमी दिन, लाखों रुपए खर्च करके भी लोग एजेंट माफिया के हाथों लुट जाते हैं। पढ़े लिखे नौजवानों की बड़ी तादाद मौजूदा मुल्की हालात से बेजार है। सालाना बैरून मुल्क जाने वालों की तादाद हजारों नहीं बल्कि लाखों में पहुंच गई है। और पेरिस ओलंपिक्स में कौमी एथलीट्स की मायूस कुन परफॉर्मेंस, शूटर्स और स्विमर बुरी तरह नाकाम। स्विमर अहमद दुरानी की 35वीं पोजीशन, सबसे आखिर में आए हैं। पहले ही 24 करोड़ की आबादी वाले मुल्क के सिर्फ 7 रुकनी दस्ते पर मुहित जो है लोग यहां पर पहुंचे हैं। मजीद सवालात उठा दिए हैं इस परफॉर्मेंस ने, आखिर वजूहात क्या हैं, प्रोग्राम में जानेंगे। जी नाज़रीन, तो आपको बताया चलें कि कराची वालों के लिए बड़ी खुशकिस्मती हो गई है कि कुदरत उन पर मेहरबान हुई। भारत से आने वाला ताकतवर मानसून सिस्टम कराची समेत ज़ेरी सिंध में भी जमकर बरसने लगा है। तमाम रात वक्फे से बारिशों ने कराची वालों के चेहरे खिला दिए हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का सिलसिला आइंदा 4 से 5 रोज तक जारी रह सकता है। तो जी, मुल्क के मुख्तलिफ मकामात पर मानसून बारिशों की तबाहकारियाँ जारी है। आसमानी बिजली गिरने से और करंट लगने और छतें गिरने से 11 अफराद जान से गए हैं, जबकि थरपारकर के मुख्तलिफ इलाकों में धुआंधार बादल बरसे। आसमानी बिजली गिरने से 8 अफराद जाँ बहक हो गए। रावलपिंडी में भी मकान की छत गिरने से माँ बेटी मलबे तले दबकर चल बसे हैं। एक शख्स करंट से जान की बाजी हार गया, जबकि नाला लई में पानी की सतह 13 फुट बुलंद रही। खतरे के सायरन बजा दिए गए। राजा बाजार डूब गया, सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। नशीबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। रेन इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है, जबकि सरगोदा, झंग, मरी में भी बारिश। सवाबी में तेज़ बारिश से नदी नालों में तुगयानी और 3 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। और आइंदा 3 दिनों में कश्मीर, मालाकंड, हज़ारा और गुजरावाला डिवीज़न में 200 मिलीमीटर तक बारिश का भी इम्कान है। बिल्कुल ऐसा ही अनम। और इसी सिलसिले में बात करने के लिए हमारे साथ इस्लामाबाद से हमारे नुमाइंदे आलिजा मौजूद हैं। उनसे डिटेल ले लेते हैं कि मजीद क्या सूरत हाल है। जी आलिजा, बताइएगा। देखिए, कतील शिफाई ने कहा था, इस बार जो मेरा गुजर हुआ से मैंने तेरे कदमों पे झुके हुए पाए हैं बादल। तो जिस तरह मरी के दिलफरेब और खूबसूरत पहाड़ियों पर बादल पूरा दिन के सरसब्ज़ व शादाब पहाड़ों के बादल आए रहे हैं और बूंदाबांदी का सिलसिला पूरा दिन जारी रहा। इस वक्त जुड़वा शहरों में मौसम इंतहाई खुशगवार है। वक्फे से बारिश हो रही है। शहरी इस मौसम से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। गो के रोज़ काफ़ी तेज़ बारिश होने का बायस रावलपिंडी के कुछ इलाकों में पानी काफ़ी खड़ा हो गया था। रेन इमरजेंसी नाफिज की गई थी और वासा हुकाम को एक्टिवेट कर दिया गया था। रेन इमरजेंसी नाफिज होने के बायस पूरा जो इंतज़ामी अमला है वो भी एक्टिव है। जी, मैं जानना चाह रहा था कि ट्रैफिक, जैसे कराची में थोड़ी सी भी बारिश हो तो ट्रैफिक शदीद जैम हो जाता है, 2-3 घंटे का जैम लग जाता है अगर हम शारा फैसल की बात करें
क्या पिंडी और इस्लामाबाद में क्या सूरत हाल रहती है? वहां तो बड़ी तेज बारिशें होती हैं। देखिए, इस्लामाबाद में जो मंज़र है ना, वो एट टाइम्स अल्फाज में बयान करना मुश्किल हो जाता है। बारिश भी है और दूसरी जानिब बरसात का मौसम भी है, सब्ज़ा इस कदर है और सड़कों पे पानी भी खड़ा नहीं होता इस्लामाबाद में। तो इस्लामाबाद के शहरियों को ये बड़ा एडवांटेज हासिल है कि जब वो बारिश होती है तो उससे भरपूर तरीके से लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि कराचियों को, शहरियों को भी ये सहूलत मैसर हो। लेकिन रावलपिंडी इस्लामाबाद में इतनी ज़्यादा मुश्किलात नहीं होती ये ट्रैफिक की रवानी जो है वो मुतासिर हो सके। इस्लामाबाद में कल मामूल के मुताबिक ट्रैफिक थी और शहरियों ने भरपूर तरीके से बारिश को एंजॉय किया। रावलपिंडी में इस तरह के कुछ मसाइल आते हैं क्योंकि जमात इस्लामी का धरना भी चल रहा है, तो उस वजह से कुछ मसाइल आए होंगे, लेकिन ओवरऑल यहाँ पर ट्रैफिक की रवानी जो है वो स्मूथली जारी रही है। आलिजा, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि इस्लामाबाद की खूबसूरती ही यही है कि वहाँ पर पानी का निज़ाम बहुत अच्छा है, फिर ट्रैफिक जाम नहीं होता। ये सब चीज़ें आपको ना अजियत में नहीं डालती है। बिल्कुल जी, नकासिया आप बड़ा ही ज़बरदस्त है वहाँ इन चीज़ों से ना आप अगर अजियत से दो चार नहीं होती हैं और तो आप मौसम को बहुत एंजॉय करते हैं। अच्छा आलिजा, तो फिर इस्लामाबाद के शहरियों का क्या मौसम को लेकर तासुर है, किस तरह एंजॉय कर रहे हैं मौसम? देखें, यहाँ पर शहर इक़्तिदार की खूबसूरती की एक और बात ये भी है कि यहाँ पर सियाती मकामात काफ़ी हैं, चाहे वो फैसल मस्जिद हो, शक्करपड़ियाँ हो, दामने को हो। तो जब इस तरह का मौसम होता है तो शहरी अमूमन इस तरह के सियाती मकामात का रुख करते हैं। और सबसे अहम बात आपको ये बताएं कि यहाँ पर जो ट्रेल्स हैं, जो हाइकिंग ट्रैक है, ये बहुत सयाहों की दिलचस्पी का मंजर होते हैं। यहाँ पर ना सिर्फ मुल्की बल्कि गैर मुल्की सयाह भी बड़ी तादाद में पहुँचते हैं। जब भी इस तरह का मौसम होता है लोग फैमिलीज़ के हमरा निकलते हैं, कुछ पकवान घर से पकाते हैं, या कई लोग रास्ते से पकौड़े लेते हैं, समोसे लेते हैं, चिप्स लेते हैं। और यहाँ का हलवा भी बड़ा ज़बरदस्त है। मेलोडी फूड स्ट्रीट से बड़ा ज़बरदस्त सूजी का हलवा मिलता है, बेसन का हलवा मिलता है। चले सर, ये तो आलिजा, ये तो हो गया मुल्की मौसम का हाल जो है वो हो गया है। अब मेरे ख्याल में हम अपने नाजरीन को जो है ज़रा सियासी मौसम की तरफ भी ले चलते हैं, क्योंकि सियासी सूरत हाल जो बड़ी ख़राब हो चुकी है या दिलचस्प हो चुकी है। क्योंकि मैं दोनों का मौक़िफ़ बयान कर रहा हूँ, हुकूमती बेंचेस का भी और अपोजिशन का भी। एक के लिए अच्छी है, एक के लिए नासाज है। एक तरफ अंदरून खाना ऐसी इतलात मौसूल हो रही हैं कि पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ में बैकडोर राब्ते बहाल हैं, जो कि यकीनन नवाज लीग के लिए कोई आइडियल सूरत हाल नहीं होगी। दूसरी तरफ जमात इस्लामी इस्लामाबाद में धरना दिए बैठी हुई है और हुकूमत ने IPP से मुआहिदों की मनसूखी पर साफ इनकार कर दिया है। इसके साथ बलूचिस्तान में एहतजाज, पाक फौज पर हमले, पाराचनार में अमन के हालात जो हैं वो बिगड़ती हुई सूरत हाल है उनकी, और KPK में सिक्योरिटी फोर्सेस पर मुसलसल हमले हो रहे हैं, जो यकीनन कोई अच्छी सूरत हाल नहीं है ना। जी बिल्कुल। और फ़हीम, इन सब के दरमियान सवाल ये पैदा होता है कि हुकूमत इन हालात से कैसे निपटेगी और पब्लिक के जो असल इश्यूज हैं उनकी तरफ कब आएगी। और हमारे साथ जो नून लीगी रहनुमा भी कुछ ही देर में अली गौहर भी मौजूद होंगे और उनसे भी इस बारे में बात करेंगे। तो और अली गौहर ने हमें ज्वाइन कर लिया। ओके ओके ओके, अली गौहर साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है। अस्सलाम वालेकुम सर और वेलकम टू द शो। वक्त देने के लिए शुक्रिया सर। इस वक्त मुल्क की सियासी सूरत हाल को कैसा देखते हैं? ये यकीनन आइडियल सूरत हाल तो नहीं है। जो अंदरून खाना जो इतलात आ रही हैं वो इंतहाई ख़तरनाक भी हैं। जमात इस्लामी का एहतजाज, मस्तूंग में एहतजाज, पाराचनार में जंग का सा माहौल, KPK में सिक्योरिटी फोर्सेस पर मुसलसल हमले, ये सूरत हाल अच्छी तो नहीं है। इसे हुकूमत जो है वो कैसे निमट रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बात यह है कि पाकिस्तान को हमेशा से चैलेंजेस का सामना रहा है और ख़ास तौर पर PMLN की जब भी हुकूमत आई है, कभी लोड शेडिंग के चैलेंजेस रहे, कभी महंगाई के चैलेंजेस थे, कभी जो है वो और दीगर दहशतगर्दी का चैलेंज भी रहा साबका दौर में। लेकिन ख़ास तौर पर जो अभी हालात हैं वो आपने ठीक कहा, कोई भी सियासी पार्टी हो उसको बिल्कुल ये तो उसका जमहूरी हक है कि वो अगर पुरअमन एहतजाज करे तो वो उसका बुनियादी हक है। और मेरा ख्याल है कि इससे हुकूमत को घबराने की बजाय हुकूमत को भी एक गाइडेंस मिलती है और ये एक जमहूरी तरीका भी यही है। लेकिन अगर किसी प्रोटेस्ट की आड़ में पाकिस्तान में इंतशार फैलाया जाए, 9 मई जैसे वाक़यात किए जाएं, मुल्क का अमन व अमान ख़राब किया जाए, हालात को छोड़ टाट किया जाए,
तो वो मुनासिब नहीं है। लेकिन बहरहाल चैलेंजेस पाकिस्तान के हमेशा रहे हैं, हमारी जब भी हुकूमत बनी तब भी रहे हैं। लेकिन आप हमें वो वक्त याद है कि जब नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे तो ये तमाम चैलेंजेस थे। 5 साल तो नहीं मुकम्मल हुए, 4 साल उनको मिले और 1 साल जो थे वो प्राइम मिनिस्टर फिर उनको नाअहल किया गया। इसके बावजूद PMLN की हुकूमत की मुआशी कारकर्दगी बेहतर रही। अभी जाहिर है कि तारीख के सबसे बड़े कर्जे PTI की हुकूमत ने लिए, वो उस वजह से और लेके उनको पाकिस्तान में लगाने की बजाय कोई मेगा प्रोजेक्ट नहीं किया गया। तो मैं समझता हूँ कि वो IMF के साथ मामला चल रहे हैं, लेकिन जाहिर है ये पहले 1-2 साल मेहनत के हैं, फिर इंशाल्लाह समरात आने शुरू होंगे और मुआशी तौर पर हालात बेहतर होंगे। और जहाँ तक दहशत गर्दी है उसके लिए हम जो है वो पूरी, मैं समझता हूँ कि कौम एक पेज पर है और ख़ास तौर पर हमारे वो इदारे और पाक अफवाज जो सरहदों की हिफाजत करते हैं और कुर्बानियाँ भी देते हैं। मेरा ख्याल है हुकूमत और तमाम हमारे इदारे एक पेज पर हैं और कौम भी। और जाहिर सर, चंद ज़राए के हवाले से एक इंतहाई खौफनाक इतला ये आ रही है कि शायद हुकूमत के ख़िलाफ़ या तहरीक अदम एतमाद का जो नुक्ता है उसका आगाज़ हो गया है। बैकडोर पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ के राब्तों का अभी दावा कर रही है, मतलब हमें ज़राए से पता चला है, आप तस्दीक कर सकते हैं। वैसे तो ये ऑफिशियल नहीं है, लेकिन धुआं उठ रहा है तो कहीं ना कहीं तो आग या चिंगारी होगी। ज़रूर होगी। देखें, जिस वक्त वफाक में जाहिर है कि जो हुकूमत बनी है वो इत्तेहादी हुकूमत है और पंजाब में हमारी वादे बरतरी है, पंजाब के सूबा में। और वफाक में तो जिस वक्त हुकूमत बनी है वो भी आपको पता है कि PMLN ने जिस तरह से कि अपने वोट बैंक का ख्याल नहीं रखा, बल्कि पाकिस्तान को संभाला उन हालात में कि जब पाकिस्तान में बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस थे। तो हमने तो उस वक्त भी ऑफर किया था कि अगर कोई और हुकूमत बनाना चाहता है तो बना ले। लेकिन जाहिर है अगर PMLN भी इत्तेहादी हुकूमत ना बनाती तो फिर पाकिस्तान एक और सियासी बहरान की तरफ चला जाता। अच्छा। ये हर किसी का जमहूरी हक है। मैं नहीं समझता कि कोई तहरीक में एतमाद आ रही है या कोई पाकिस्तान में खास बड़ी सियासी तब्दीली आ रही है। लेकिन अगर आए भी कोई चीज़ जमहूरी तरीके के साथ आए तो हम आज भी कहते हैं अगर कोई हुकूमत बना सकता है तो वो बढ़ के लगाने की बजाय हुकूमत बनाए। तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज हैं, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऑन बोर्ड है और उसके नून लीग के साथ सियासी तल्लुकात ठीक है। इस किस्म की अफवाहें चलती रहती हैं। कोई इत्तेहादी जो हमारी पार्टीज हैं फिलहाल उनमें से हमें कुछ ऐसे वाज़े किस्म की कोई ऐसी बात नजर नहीं आई जिससे हम कह सके कि वो हुकूमत से अलग और इत्तेहाद बना रहे। ठीक सर, तो जमात इस्लामी जो है IPP से मुआहदे ख़त्म करवाना चाहती है। कल से कराची गवर्नर हाउस में एहतजाज शुरू हो जाएगा। तो क्या समझते हैं आपकी हुकूमत मुआशी पॉलिसीज़ पर नाकामी का सामना कर रही है या अभी भी उम्मीद है कि हालात बेहतर हो जाएंगे और बिजली के बिल्स का मसला जो है वो कौमी मसला बन चुका है? क्या लगता है आपको? देखें, IPP के साथ मुआहदे कोई मौजूदा हुकूमत ने तो नहीं किए, ये सबका तमाम हुकूमतों में किए। जिस तरह से आपको याद होगा कि जब 2013 से 18 तक की गवर्नमेंट थी, सबसे बड़ा जो क्राइसिस था मुल्क में और चैलेंज था वो एनर्जी का था। तो उस वक्त नवाज शरीफ साहब ने भी बिजली पैदा करने के कारखाने लगाए और पूरे पाकिस्तान में 5.5 रुपए और 6 और 6.5 रुपए तक बिजली के यूनिट का रेट था। ये जाहिर है जब RTS सिस्टम के जरिए मुल्क में एक सिलेक्टेड हुकूमत कायम की गई और उसके बाद पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े कर्जे लेकर उन लोगों ने पाकिस्तान के रुपए को भी बहुत ज़्यादा डिवेल्यूएट किया और महंगाई का भी जो बढ़ने का सिलसिला है वो भी उन्हीं के दौर से शुरू हुआ। तो अब जाहिर है मौजूदा हुकूमत के लिए चैलेंज तो है, लेकिन IPP के मुआहदे तो ख़त्म नहीं किए जा सकते और ना ही IMF के साथ, बल्कि इस तरह तो फिर जाहिर है कि ये बैनुल अक़वामी लेवल पर इनकी गारंटीज होती हैं। तो ये ज़रूर है कि उन चीज़ों को निगोशिएट करने के लिए ऑलरेडी एक वफद चाइना भी गया हुआ है
जिससे हो सकता है कि हमारे कर्जे कुछ ये अदायगियां जो हैं उनका शेड्यूल। सर कता कलामी की माजरत, लेकिन आप कह तो बिल्कुल ठीक रहे हैं कि आलमी सतह पर तो ये मुआहदे फौरी ख़त्म नहीं हो सकते हैं, लेकिन ये बात एक आम पाकिस्तानी को कैसे समझ आएगी? वो तो अपने बच्चों का पेट काट कर बिजली का बिल दे रहा है, वरना लाइन कट जाएगी। भाई भाई का कत्ल कर रहा है। मेरा सवाल इंतहाई सादा है हजरत, कि अगर बड़े शहरों में लोग एक साथ सड़कों पर निकल आए तो हुकूमत कहां स्टैंड कर रही है? लोग तो शदीद गुस्से में हैं। देखिए, अवाम के एहतजाज और उससे तो मतलब है कि जिस तरह मैंने पहले भी कहा, अगर जमहूरी और पुरअमन हो तो उसमें तो कोई मतलब कदगन नहीं है। लेकिन जाहिर है कि अगर कुछ लोग अवाम को उकसाएं और उनका मकसद पाकिस्तान में इंतशार फैलाना हो तो उनकी तो सरकोबी की जाएगी। लेकिन ख़ास तौर पर आप देखें कि पंजाब के अंदर जो मरीम नवाज साहिबा ने भी एक पैकेज का अनाउंस किया है, जिसमें सोलर जो है, जो जिनके 300 यूनिट तक या 200 यूनिट सोलर एनर्जी पर उनको 5 वो मतलब है पावर का जो केवीए का वो जो दिया जाएगा सोलर यूनिट। तो मेरा ख्याल है कि उससे काफी लोगों का ये इश्यूज एड्रेस हो जाएंगे। खास तौर पर किसानों के लिए बड़ा अच्छा पैकेज दिया है और अवाम इस चीज को रियलाइज करते हैं कि मौजूदा हुकूमत एक अवाम दोस्त हुकूमत है। अगरचे मुआशी हालात काफी खराब साबका अदवार से ही हमको मिले हैं, लेकिन फिर भी हम उनके लिए, उनकी बेहतरी के लिए कोशिश कर रहे हैं और किसी हद तक अवाम उस चीज को सराहते भी हैं और आने वाले कुछ टाइम में हालात मजीद बेहतरी की तरफ जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। अभी जाहिर है इस मुआहदों की वजह से महंगाई। सर आप एक सीनियर सियासी रहनुमा हैं, मैं एक दूसरे सियासी रहनुमा का बयान जो है वो कोट करते हुए लफ्ज़ आइनी ब्रेक डाउन का इस्तेमाल जो है वो कर रहा हूँ। सर आपकी सियासी बसीरत क्या दिख रही है इस मामले में? खुदा न खास्ता इमरजेंसी का निफाज या मिड टर्म इंतखाबात, क्योंकि सूरत हाल गैर यकीनी है और जो भाई भाई का कत्ल कर रहा है वो मैंने मिसाल नहीं दी है, यहाँ वाकई एक इंसिडेंट ऐसा हुआ है। बिल्कुल। देखिए, मुझे तो कोई इमरजेंसी या मिड टर्म इलेक्शन नजर नहीं आ रहा है, लेकिन वो जिस पैराए में बात की आपका इशारा ख्वाजा आसिफ साहब की तरफ है। लेकिन देखें हालात ये हैं कि एक पॉलिटिकल पार्टी की जो कि 9 मई के वाक़यात में भी मुलव्वस है और जिसने पाकिस्तान में हमेशा इंतशार की सियासत की है और पाकिस्तान के मुआशी और सियासी हालात जो हैं उनको हमेशा उन्होंने सोबताज करने की कोशिश की है, तो उनकी कहीं ना कहीं से तो सहूलतकारी होती है। और जाहिर है कि रियासत को इस बात पर भी शदीद तशवीश है कि जो ओपन एंड शट केसेस हैं उनके ऊपर भी उनको सजाएं के बजाय सहूलतकारी वाले जो मतलब है कि चीज़ों का सामना करना पड़ता है। अगर जो असल मुजरमान हैं वो पर वक्त कैफरे किरदार तक पहुंचे तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान ज़्यादा तरक्की करेगा। और ये सिर्फ PMLN का नहीं, ये तमाम इदारों का फर्ज बनता है कि पाकिस्तान की सॉवरेंटी, पाकिस्तान की बेहतरी, पाकिस्तान की खुशहाली, पाकिस्तान में इंसाफ, पाकिस्तान के साथ इंसाफ करना बड़ा मैटर करता है। तो वो तमाम इदारों की जो जिम्मेदारी है कि वो आइन को दोबारा लिखने की बजाय कानून और आइन के मुताबिक जिन लोगों ने पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ किया है वो तमाम इदारे जो हैं वो अपना किरदार अदा करें, ऐसे नासर की सरकोबी करें। जी बहुत गौर साहब, आपने वक्त दिया और काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो सियासी तौर पर क्लियर हुई हैं ना। अब मेरे ख्याल में एक वक्फा भी जो है वो ले लेना चाहिए क्योंकि वक्फा ज़रूरी है। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आजकल ज़िंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक नाजरीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं आपके पसंदीदा प्रोग्राम दुनिया बोल है में। और अब जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं उनका तारुफ कराने से पहले जो काम वो कर रहे हैं उसका तारुफ बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। जैसा कि आप जानते हैं कि कराची शदीद मौसमियाती तब्दीलियों की जद में है। शहर में फौरी तौर पर 50 लाख से ज़ायद दरख्तों की ज़रूरत है, लेकिन कराची वाले दरख्त लगाना ज़रूरी बिल्कुल नहीं समझते हैं फ़हीम। बिल्कुल भी नहीं। लेकिन जो उनके दरमियान एक ऐसी शख्सियत भी मौजूद है जिसने दरख्त लगाना अपना
फ़र्ज समझ लिया है और अनथक मेहनत के बाद एक यूनिक आइडिया पर सिंध सरकार से मंजूरी भी हासिल कर ली है। आपको याद होगा कि हमने आपको बताया था कि कराची कम्युनिटी पुलिस चीफ मुराद सोनी साहब का आइडिया है कि लियारी एक्सप्रेस वे के दोनों ट्रैक्स के दरमियान अल आसिफ टुमारीपुर जो जगह खाली पड़ी है वहाँ पूरा जंगल बनाया जा सकता है। बिल्कुल जी, ऐसा ही है और उसे आबाद करने के लिए काम भी जो है वो मुराद सोनी साहब ने शुरू कर दिया है और उसी पर डिटेल में बात करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं यही अजीम शख्सियत मुराद सोनी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। आप कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया सर। नहीं, हमारे लिए भी अच्छी बात है कि आपके तवज्जुह से लोगों को एक अवेयरनेस हो जाती है, बहुत अच्छी बात है। यही कोशिश है हमारी। तो मुराद साहब बताइएगा कि ये जो 50,000 दरख्त लगाने जा रहे हैं, ये इनिशियली 50,000 लगाने जा रहे हैं क्योंकि ये तो बहुत बड़ा एक आप समझ लीजिए करीब कोई 20 किलोमीटर या 18 किलोमीटर 16 किलोमीटर एग्जैक्ट बनता है ये रास्ता। तो कितने दरख्त का जो है वो आपका आइडिया है? फेज 1 के अंदर आप 50,000 दरख्त लगाने जा रहे हैं, इसकी शुरुआत कैसे हो रही है और आवाम कहाँ तक आपका साथ दे सकती है, ये भी प्लीज बताइएगा। जी देखिए, आवाम का तो हम सिर्फ एक ये साथ चाहते हैं कि बराए मेहरबानी इस 14 अगस्त को, और मुझे पूरी उम्मीद है इस कराची के शहरों में जो मैं पिछले 4-5 दिन से लोगों में उठ रहा हूँ, बैठ रहा हूँ, मालूम कर रहा हूँ, आप देखिएगा कि जो आपने कहा कि 1 मिलियन दरख्त की जो मैं 1 मिलियन दरख्त जो है शहर में लगने जा रहे हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा। क्योंकि हर एक तबका जो है ना, हमने जो देखिए हमने नहीं, लेकिन दुनिया ने भी इस पे स्लोगन पे काम किया। हमने भी कहा कि 14 अगस्त के दिन एक जेन में रखें कि एक हाथ में आपका फ्लैग वो जो आप अपने घर पे लगाएं और एक दरख्त अपने घर के नीचे बाहर लगाएं। ज़बरदस्त। देखिए हमें जो है ना एक वलवले के साथ काम करना होगा, ज़रूरी है और अब ज़रूरत है। और सबसे अच्छी बात है कि कराची के जो शहरी है वो बड़े बाशऊर हैं। बिल्कुल। और वो अगर किसी काम पे आ जाएं तो आप देखिएगा कि पूरे पाकिस्तान में कहीं भी आफत होती है तो सबसे पहले आगे ये होते हैं, कराची आगे होता है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि अब इतनी अवेयरनेस आ गई है कि इंशाल्लाह आप देखेंगे कि असल में कराची की एक अच्छी चीज़ कता कलामी की माजरत सर ये भी है कि यहाँ पर सारी कम्युनिटीज़ बसती हैं। यहाँ पर पूरा एक मिनी पाकिस्तान अगर कराची को कहा जाए तो वो गलत नहीं होगा अगर मैं ये कहूँ तो, क्योंकि यहाँ हर कम्युनिटी आबाद है और हर कम्युनिटी का वो तबका आबाद है जो कि बिजनेसमैन भी है और वो तबका भी आबाद है जो कि मजदूर भी है। तो हर कोई अपने लिहाज से यहाँ से जब सपोर्ट करना शुरू करता है तो फिर वो पूरे पाकिस्तान तक इजीली पहुँच जाती है। इसलिए जब भी हम कराची का नाम लेते हैं तो कराची के साथ साथ पूरे पाकिस्तान की जितनी भी नुमाइंदगी करती हुई कौमियतें हैं वो सारी इसके अंदर शामिल होती है। देखिए हमने इसमें ये प्लान किया है कि टोटल जो हमने जो एक सर्वे करवाया था तो 1 लाख दरख्त इसमें लगने हैं। तो हमने कहा कि 50,000 दरख्त इनको अभी हम दे रहे हैं, तो जिसमें तकरीबन 70 से 80% ये एरिया जो है ना ये इसी बिफोर दिसंबर ये आबाद हो जाएगा। अच्छा। देखिए दूसरी बात है कि हम पौधे नहीं दे रहे हैं, हम 4 से 5 फीट का दरख्त दे रहे हैं। अच्छा, ज़बरदस्त। तो आप आइंदा आने वाले 2 सालों में देखेंगे। देखिए काम वो करना चाहिए जो आप अपनी ज़िंदगी में देखें। आप पौधा डाला, अच्छा इसकी फिर एक पूरा इसकी जो साइंस ये है कि 90% जो है ना 90% पौधे ज़ाय हो जाते हैं, 10% बाहर आते हैं। बारिश बहा के ले जाती है बॉटनी, अगर आप देखें तो पता चलेगा आपको। ये तो बहुत अच्छा है कि आपके दरख्त जो है 4-5 फीट का जो दरख्त होता है ना बेसिकली वो 8-9 महीने का होता है। तो 8-9 महीने का होता है तो सिर्फ 2 साल अगर इसको केयर कर लिया तो फिर ये तो अपनी जड़ें पकड़ लेगा। जिस जड़ें पकड़ लिया तो फिर तो कोई फिर तो 200 साल तक का है। फिर तो आपका गया है ना, फिर तो चला गया। क्या कुछ मखसूस किस्म के पौधे हैं जो आप लगा रहे हैं, उन पौधों के बारे में भी बताइए। जी देखिए हमने ये डिसाइड किया है कि जो कराची की जो दरख्त है वो लगाए जाएं, ना कि हम कोई बाहर के दरख्त लगाएं, ताकि सॉइल से जो है वो मैच हो जाए। देखिए हमने मोरिंगा को इस्तेमाल किया, हमने गुलमोहर इस्तेमाल किया, हमने नीम इस्तेमाल किया, हमने सुखचेने इस्तेमाल किया। हमने ये रखा है कि 4 जो है ना वो सायेदार होनी चाहिए और 4 दरख्त जो है वो फलदार होने चाहिए। जैसे फलदार में हम जाते हैं तो अपने बचपन में हमने तो देखा था कि दरख्तों के पैदावार के चाह है नहीं, ये तो कराची के है ना। जहाँ के कराची के दरख्त होते हैं ना, लोकल दरख्त है वो सबसे ज्यादा सॉइल सपोर्ट करता है, वो सपोर्ट करता है। तो उसी हिसाब से हमने वही उसी चीज को सामने रखा कि वही कराची के दरख्त। इसी तरीके से फ्रूट में हमने लाल बादाम लिया, हमने अमरूद लिया, हमने जामुन लिया, हमने शहतूत लिया। ये वो दरख्त हैं जो कराची के दरख्त हैं। जंगल जलेबी है, ये वो दरख्त हैं कि आप देखिएगा कि आइंदा 2 सालों में अल्लाह ने अगर जिंदगी दी और ये हमारा काम भी चला गया तो 2 सालों में आपको ये वाला बेल्ट जो है ना ये आपको इंशाल्लाह एक जंगल नजर आएगा अल्लाह को। इसीलिए हमने इसमें ये रेशियो रखा है कि 70% सायेदार है और 30% हम डाल रहे हैं फ्रूट के। फ्रूट के डालने का सिर्फ मकसद हमारा ये था कि इसके अंदर जो है ना ताकि वो जो आप इसकी मेंटेनेंस भी होती रहे फ्रूट के जरिए। फ्रूट के जरिए सर ये होता है कि सर देखिए परिंदे नहीं आ रहे हैं शहर में, आपको कौवे नजर आएंगे, चील नजर आएगी, ये तोते मैनाएं कहाँ हैं? चिड़िया। जब ये जंगल है, जब ये जंगल होगा तो उसके अंदर फिर हमने भी 100-200 जोड़े इसके अंदर डाल दिए परिंदों के, तो फिर चहचहाते रहेंगे तो एक माहौल बनेगा। फिर हमने ऐसा नहीं कि जंगल बना दिया है, हम दरमियान में एक ट्रैक बना रहे हैं। अच्छा।
हाँ हाँ, नहीं देखिए खूबसूरती तो ये है ना कि अगर आपका कभी मूड हो तो आप बोले यार दरमियान में ट्रैक है। अच्छा, यानी ये वॉक के लिए भी एक वॉकिंग ट्रैक भी होगा, दो तरफ दरमियान में जो है ना ट्रैक है कि अगर 16 अगर आप बोलेंगे कि मुझे वॉक करके लंबा जाना है, आप गलियात का माहौल बना रहे हैं, फिर हमें फिर मरी वगैरह नहीं जाना पड़ेगा इसके। देखिए कराची में ये सब चीज़ों की ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है। और हमारे बचपन में थी भी बहुत सारी चीज़ें, पार्क्स थे, ग्राउंड थे, वहाँ बगीचे हुआ करते थे छोटे छोटे, बड़ी हरियाली होती थी। इनफैक्ट रोड्स के ऊपर, ट्रैक के ऊपर अगर आप देखें तो ये हमारा मेडिकेयर वाला जो रोड आ जाता है वो तो शदीद भरा हुआ था, उसके ऊपर ब्रिज और अंडरपास बना तो सब कट गया। अच्छा, हमें ना लियारी एक्सप्रेस वे तक ही महदूद नहीं है ना। अच्छा, हाँ, हमने जिस तरह IBA में हमने एक छोटा सा अर्बन फॉरेस्ट जिसको हम बोलते हैं वो हमने बनाया। हमने अभी आखान कॉलेज में हमने काफ़ी एक्टिविटीज़ किए, हमने डेंटल कॉलेज में काफ़ी एक्टिविटीज़ किए, और अभी हम जो अपना जामे रशीदिया जो है वहाँ पे गए, हमने वहाँ पे 200 दरख्त लगाए, एक हम फॉरेस्ट बना रहे। हम मदरसों को भी लेके जा रहे हैं, हमारे टारगेट एजुकेशन इदारे हैं। क्योंकि एजुकेशन इदारे में क्या होता है कि वो केयर करते हैं, समझाना बिल्कुल केयर करते हैं ना। हम तो ये भी देखते हैं कि वो बच्चा, उसको आप देखिए ना, उसको टेक केयर कर रहा होता है, बच्चा जो है पानी दे रहा होता है। अच्छा, वहाँ माली होते हैं, वही। बाकी रोडों पे, सड़कों पे हम नहीं लगाते हैं, क्योंकि आपको पता है हमारे यहाँ तो ऐसा सिस्टम है ना, नहीं टिकने के अलावा सर हमारे यहाँ तो रात को सुबह उठ हमने वो प्लान बनता है कि यहाँ पे एक नई बस चलेगी, तो पूरे तरह जिस तरह कराची यूनिवर्सिटी अभी ये जो हुआ है यूनिवर्सिटी रोड पे जो हुआ है गुलशन के पास, हमने पता क्या है कि देखिए हमारे पास डोनेशन का पैसा होता है, तो डोनेशन का पैसा हमारे लिए एक अमानत होता है। सही, तो कम से कम उसको सही जगह पे लगना फिर हमारी जिम्मेदारी बनती है, फ्यूचर सिक्योर करना। तो लियारी एक्सप्रेस वे इसलिए लिया कि वहाँ पे कोई ट्रैफिक नहीं है ना, इसलिए फ्यूचर में कुछ बनना है। एक चीज़ मुझे और बताइएगा कि ये जो बीच का एरिया लियारी एक्सप्रेसवे का आ जाता है, यहाँ जब बारिश आती है तो ये पूरा पानी से भर जाता है, इसके लिए क्या? नहीं, आप देखिए ये तो इसके साथ में नाला है ना, देखिए नाले से पानी बहता है। नाला, ये जब जरा सी बारिश तेज होने लगती है तो ये पूरा का पूरा जो है वो कवर होने लग जाता है, शुरू हो जाता है। देखिए अभी हमने क्या कहा, हम पौधे पहले आप उस नाले को बनाएंगे, प्रॉपर कर देंगे। नहीं, ये हमने इसीलिए 4-5 फीट के दरख्त लिए जी, वही बात आ गई। अगर हमें पौधे सर्वाइव कर पाए, पौधे होते वो बह जाते। तो हमने इसके ऊपर, क्योंकि मैंने कहा ना कि हमारा एक तो हमारी अपनी एक्सपर्टीज थोड़ी सी, हम तो जितनी हमसे हो सकी है वो उसको इस्तेमाल किया, और दूसरी हमने एक सिंध गवर्नमेंट के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के उन्हें इन्वॉल्व किया, इनको इन्वॉल्व किया है ना। देखिए देखभाल की जिम्मेदारी इनको दी है, हमने कहा देखभाल आप करेंगे, लगाएंगे भी आप। बिल्कुल सर, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो पौधे लग गए हैं तो उनकी जिम्मेदारी भी ली जाए, उनकी देखभाल भी की जाए। अगर नहीं की जाएगी तो फिर तो वही उसी तरह से फिर देखिए हमने पूरे कराची में लोगों को दरख्त बांटे, आपने देखा होगा हमारी एक्टिविटी रोडों पे चल रही है। हमने जिसने एजुकेशन इदारे में हम तो MOU करवाते हैं बाकायदा, हम कहते हैं दरख्त हम दे रहे हैं आपको 4-5 फीट का, ठीक है, आपने एक काम करना है, टेक केयर करना है, पानी देना है, और पानी देना है। सोनी साहब, ऐसा क्यों नहीं करते हैं आप लोग कि ये जो आपने अभी खुद ही मिसाल दी कि BRT आया तो दरख्त काट दिए, ये हो गया, बिल्डिंग बनाने के लिए दरख्त काट दिए जाते हैं, अंडरपासेस के लिए दरख्त काट दिए जाते हैं। मुझे अच्छी तरीके से याद है ये जमशेद चौरंगी के पास जो है वो एक पीछे उनका लगता है कम्युनिटी सेंटर है एक, वहाँ कॉस्मोपॉलिटन राउंड अबाउट, वो राउंड अबाउट जब बन रहा था तो वहाँ कॉर्नर के ही घर वाले एक बुजुर्ग कपल थे, वो बोर्ड लेके रात को 3-3, 4-4 बजे तक खड़े रहते थे कि ये दरख्त आप ना काटें इस राउंड अबाउट के। उन्होंने काट के वहाँ पर एक घोड़ा छोड़ा बना दिया है मॉन्यूमेंट टाइप का, और वो बेचारे वो कुछ नहीं कर सके, वो इंतजार करते रहे कि ना काटें। तो आप कुछ ऐसे लोगों की मदद, या आप खुद ये चाह रहे हैं कि इनसे ताउन किया जाए कि भाई अल्लाह के वास्ते आप दरख्त तो ना काटें अपना कॉन्क्रीट जंगल बनाने के लिए? देखिए इसका तरीका हमने सोचा है, इंशाल्लाह आप देखिएगा कि थोड़ा इस पर काम कर रहे हैं, हम एक पिटीशन फाइल कर रहे हैं। जबरदस्त। देखिए इसके अलावा इसका कोई इलाज ही नहीं है। जब पिटीशन फाइल होगी, इसका ऑर्डर आएगा ना कोर्ट का, तो आप किसी को आप रोक सकते हैं जी, ऐसा ही आप पुलिस को इस्तेमाल कर सकते हैं, भाई पिटीशन दाखिल है, दरख्त काटना जुर्म है। बिल्कुल। तो इसके अलावा इसका और कोई इलाज नहीं, कोई हल नहीं है। आप किसी से लड़ेंगे, झगड़ेंगे, वो अपने बुलडोजर चला के चले जाएंगे। मैं वही कह रहा हूँ, पिटीशन फाइल हो कि अगर कोई कहीं तरह के अखराजात भी मतलब काम भी हो रहे होते हैं, तो उसका फिर हल यही है कि वो एक दरख्त अगर निकालता है तो 5 दरख्त पहले लगाए, फिर एक उखाड़े। जबरदस्त, ये इसका एक तरीका। और इसके अलावा इसका कोई तरीका अगर बहुत ही जरूरी है निकालना तो फिर नहीं, बहुत जरूरी है। ठीक है, अब अगर तरह के काम हो रहे हैं तो आप बोलेंगे भैया बस ग्रीन बस चले जाए, तो आपने मना करना है? नहीं हो। अच्छा, अगर दरख्त है इसके अंदर तो हम बोलते हैं उसको मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, लेकिन पहले दरख्त लगाएं, हाँ, फिर निकालें, आप, क्योंकि निकालने के बाद तो लगने के चांसेस बढ़े। देखिए हमें समझना होगा कि देखिए ये शहर हमारा है, ये मुल्क हमारा है, जरूरी है। ये अगर हरा भरा होगा, अगर यहाँ की मौसमियाती तब्दीली को अगर हमने वक्त के साथ महसूस नहीं किया, तो आप हमारी नस्लों को हम क्या देके जा रहे हैं? रहना दोबारा हो जाएगा कि आप इसी गर्मी में देख लें, नहीं निकल पाए घर से। आपको पता है अमेरिकी यूनिवर्सिटी ने सर्वे रिपोर्ट किया है कि दुनिया के अंदर एक शख्स जो है इसके हिस्से में 405 दरख्त आते हैं,
और कनाडा के अंदर 13,000 दरख्त आते हैं, 13,165। अच्छा जी, और पाकिस्तान में एक शख्स के पीछे 5 दरख्त आते हैं। ओहो, अब आप मुझे बताएं कितनी ज़रूरत है आपको? शदीद ज़रूरत है। यानी एक आदमी के हिस्से में हम 5 दरख्त आ रहे हैं इस वक्त। ये अमेरिकन की सर्वे रिपोर्ट है, आप देख लीजिएगा गूगल पे जाके। और पूरी दुनिया में 405 दरख्त हैं। ओहो, तो ये एवरेज बनती है, एक एवरेज की बात होती है। जी, ये एक एवरेज बनती है और हम इतना फुकदान है हमारा। हम कहाँ जा रहे हैं? मैं इसीलिए कहता हूँ कि इस दफ़ा पिछले साल इस साल हम देख रहे हैं कि जितनी चीज़ें दरख्त पे काम हो रहा है, गर्मी भी इतनी शदीद से बढ़ी है, लोगों को महसूस भी हुआ है। अगर ये लोग कराची के शहरी, मुझे पूरी उम्मीद है, मैं चाहूंगा सोनी साहब वो आपका कैमरा जरा शहरियों से खुद ही जो है वो डायरेक्ट आप उनसे अगर आप कहेंगे या अपील टाइप की तो जरा ज़्यादा असरदार होगी। जी जी भाई, हम ये कह रहे हैं कि ये शहर देखिए, ये शहर भी हमारा है, ये मुल्क भी हमारा है। अगर हम चाहते हैं कि ये हमारा मुल्क सरसब्ज और आबाद रहे और दरख्त लगाएं और अपनी नस्लों को बचाएं और अपने हिस्से का एक चाराग ज़रूर डालें इसके अंदर, तो दरख्त लगाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। वरना तो हमने आइंदा आने वाले 2 साल 5 साल आप और हम इससे यहाँ इस शहर में रह ही नहीं सकेंगे। तो लिहाजा आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि 14 अगस्त का वेट ना करें, अब कल से काम में लग जाए। जरूरी है जी, इंतजार ना करें। थैंक यू सो मच मुराद सोनी साहब, आप हमारे साथ थे। और नाजरीन, आपको पता चल गया आपने दरख्त लगाने और कैसे लगाने हैं, ये भी तरीकेकार पता चल गया। हम ले रहे हैं एक वक्फा, क्योंकि वक्फा जरूरी है हमारे। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, पूरी दुनिया बोल है। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं दुनिया बोल है में। और अब जो है वो बड़ी भूख लग रही है जी, बड़ी भूखी कंट्री की खबर आ गई है जिसका नाम ही हंगरी है। एक पेशगोई की है उन्होंने, जिसके बारे में अपने नाजरीन को बताते हैं। हंगरी के वज़ीर आज़म ने पेशगोई की है कि आने वाले वक्त में पाकिस्तान दुनिया की बड़ी ताकत होगा। उन्होंने ये भी कहा है कि मुस्तकबिल में एक बार फिर सुपर पावर रूस बन जाएगा और ताकत मगरिब से मशरिक मुंतकिल हो जाएगी। डॉक्टर खाकान नजीब माहिर माशियात हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी। सर, सबसे पहले तो मैं आदर मजाक आपसे ये सवाल पूछना चाहूँगा नाजरीन के लिए कि ये जो हंगरी के वज़ीर आज़म है, क्या इनके मुल्क का नाम हंगरी इसीलिए है कि ये इन्हें भूख लगती रहती है और ये इस टॉपिक के अंदर ये सारी चीज़ें करते रहते हैं? एक तो ये, और अगर इस बयान में कोई हकीकत है तो डेफिनेटली हम वो आपसे जानना चाहेंगे सर कि क्या हकीकत है और इसमें क्या फसाना है। देखिए, फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान सबसे बड़ी हकीकत तो ये है कि अगर हम अपने फंडामेंटल हालात को दुरुस्त कर लेंगे तो हम एक ऐसी जगह पर हैं कि हम ट्रेड भी कर सकते हैं। 25 करोड़ का मुल्क है, 80% 40 साल से छोटे उम्र के लोग हैं। सो वी हैव अ यंगर पॉपुलेशन जिनको अगर हम तालीम और तरबियत देंगे तो वो दुनिया में कुछ कमा भी सकते हैं, एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, कम्पीट भी कर सकते हैं। पाकिस्तान के 3-4 जो फंडामेंटल मसाइल हैं जिसको हम हल नहीं कर पा रहे, एक ये है कि ना हम सबसे मसावी टैक्स लेते हैं, ना हम अपने हुकूमत के ख़र्चों को ठीक कर पा रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, एक एनर्जी का क्राइसिस है जो मुल्क में पिछले 20-25 साल से चल रहा है और स्टेट जो है वो उसको हल नहीं कर पा रही। नंबर 3, पाकिस्तान ने दुनिया से अगर कम्पीट करना है तो अपना जो कारोबार में आसानियां पैदा करना, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को नीचे लाना और दुनिया से कनेक्ट करना, ये तीसरी चीज़ है जो कि हम नहीं कर पा रहे। ये 3 काम हमने करने हैं, इनके लिए फंडामेंटल टीम चाहिए, कॉम्पिटेंस चाहिए। Unfortunately, I've seen the government very closely, and I say this with a heavy heart, जो स्टेट कैपेसिटी है वो वीकन होती चली गई है कंसिस्टेंटली इन 3 चीज़ों को डील करने के लिए। और उसकी वजह पाकिस्तान में ये है कि हम समझ नहीं पा रहे कि ये सब एक टेक्निकल प्रोफेशनल काम है, ये हो नहीं सकते एक जनरलिस्ट रजीम में। आई थिंक दैट इज़ लार्जली वेयर द कंट्री स्टैंड्स टुडे। बट एशिया की डेकेड्स हैं आने वाली, एशिया की प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ रही है, एशिया में ट्रेड की कैपेसिटी है, समंदर हाजिर है पाकिस्तान में, सूरज हाजिर है बिजली बनाने के लिए, विंड हाजिर है, विंड के कॉरिडोर्स हैं, पानी तो है ही है। सो ऑल इन ऑल देयर इज अ लॉट ऑफ होप कि वी कैन डू ऑल दिस। बट जो निज़ामी जिसे कहेंगे हमने अपना गवर्नेंस इंतजामी निज़ाम है, जो गवर्नेंस का निज़ाम है, और पाकिस्तान में इन दी एंड देखिए जो मेन क्राइसिस है ना, ये सारी जो मैंने चीज़ें एक्सप्लेन की हैं वो एक HR का क्राइसिस है। उसकी मैनिफेस्टेशन ये है कि 25 करोड़ के मुल्क से 7 लोग ओलंपिक में गए
शायद एक भी गोल्ड नहीं जीत पाएंगे। सर गोल्ड आखिरी नंबर पे आ रहे हैं जी। जो 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 मतलब मुझे आई यूज्ड टू प्ले हॉकी इन स्कूल, आई यूज्ड टू प्ले हॉकी एट कॉलेज लेवल एंड वेरी सीरियस हॉकी। मतलब वो टीम जो कंसिस्टेंटली गोल्ड को स्ट्राइव करती थी वो आज क्वालिफाई ना कर पाए। यही आपको इस वक्त पाकिस्तान खड़ा हुआ है कि दुनिया से ना एक्सपोर्ट में, ना क्रिकेट में, ना हॉकी में, ना किसी और चीज में अगर compete नहीं कर पा रहे। और ये तो मेन एरियाज हो गए ना। अगर हम जो स्विमिंग में चले जाएं या टेनिस में चले जाएं या और स्पोर्ट्स में चले जाएं, वहां तो शायद कहीं करीब भी नहीं आ पा रहे, बहुत दूर दूर हो जाते हैं। इसको रिवर्स करना जो है ये आपके हाथ में है। ना IMF ने करना है, ना ही किसी और मुल्क ने करना है। हमें इनसाइड देखना चाहिए। जब भी कोई बीमारी होती है तो उसके जो डीप कॉजेज हैं उसको देखना चाहिए। गवर्नेंस से लेकर पाकिस्तान की जो हम अपनी तालीम और तरबियत है उसको देखना चाहिए। और सबसे बढ़ के यार, अगर पाकिस्तान हर मतलब माजरत के साथ ये कहता हूँ 2.5-3% पे ग्रो करता रहेगा तो जितने मर्जी इकोनॉमिस्ट ले आए कभी भी इतने रिसोर्सेज नहीं होंगे कि इसको ठीक करें, कभी भी नहीं होंगे। लेकिन एक बयान और आपके साथ शेयर करता चलूं सर कि अभी ये हंगरी के वज़ीर आज़म ने कहा कि जी रशिया के साथ पाकिस्तान का एक ग्रैंड अलायंस वो देख रहे हैं, लेकिन काफ़ी मुस्तकबिल करीब में नहीं, मुस्तकबिल दूर में देख रहे हैं वो। फिलहाल डोनाल्ड लू ने कहा है कि जी अब चाइना जो है वो पास्ट हो चुका है और पाकिस्तान का फ्यूचर US है। तो इस बयान को आप किस नौयत का समझ रहे हैं और क्या ये किसी चीज़ की आपको कोई हिंट दे रहा है ये बयान? So I think कि जो फॉरेन पॉलिसी है ये एक तब्दील सी हो गई है। स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट्स पे की बजाय जो ट्रेड है, जो इकोनॉमिक टाइज हैं, उन पे बेस करके दुनिया की जो अलायंसेस हैं वो बिल्ड हो रहे हैं। पाकिस्तान चाइना का एक बड़ा पार्टनर है, इन्वेस्टमेंट है, हम उनसे और इन्वेस्टमेंट एक्सपोर्ट के ज़िमन में लाना चाहते हैं। पाकिस्तान का बहुत बड़ा पार्टनर अमेरिका भी है। ये दोनों के रिलेशनशिप साथ साथ चलेंगे। रीजनली में भी चाइना इम्पोर्टेंट है, बट एक डायस्पोरा है अमेरिका में इतना बड़ा पाकिस्तान का। डॉक्टर्स, इंजीनियर से लेके हर तरह के लोग वहाँ पे काम करते हैं। सो आई डोंट थिंक कि इट इज़ एन ईदर और पॉलिसी। इकोनॉमिकली भी इट इज़ अ पॉलिसी वेयर पाकिस्तान अमेरिका के साथ हर सूरत में, IMF, वर्ल्ड बैंक में भी एक उनका बड़ा हाथ है, चलेगा। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट भी अमेरिका में बेड लिनन से लेकर क्लोथिंग से लेकर लेदर से लेकर हर तरह की होती है, रेमिटेंस भी आती है। तो ये दोनों का रिलेशनशिप है। आई डोंट थिंक कि ये कोई ईदर और है, ना ही कोई ऐसा बाइपोलर वर्ल्ड में हमें जीना है जिसमें हमने सबके साथ चलना है। रशिया के ज़िमन में देखिए कार कंट्रीज जो हैं आपकी सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स, उनसे पाकिस्तान की जो ट्रेड है, ऑयल की जो ट्रेड है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की, गैस की, ये एक सूदमंद ट्रेड है। फिर वीट एक्सपोर्ट हो सकती है जिसका पाकिस्तान में बड़ा पोटेंशियल है। पाकिस्तान का अगर कोई ऐसा जिसे कहेंगे इन द नियर 3 to 5 years टर्न अराउंड प्रोग्राम दिखाई देता है मुझे, बावजूद डिफ़िकल्टीज़ के, वो एग्री सेक्टर में है। अगर हम एग्री सेक्टर की एक्सपोर्ट को ठीक करें तो आप ये देखिए, इस दफ़ा जो सब हम ढंडोरा पीट रहे हैं कि हमने एक्सपोर्ट अच्छी की है, 30 अरब डॉलर पे चली गई है, इसका मेन जोज ये है कि 3-4 अरब डॉलर की तो एक्सपोर्ट आपकी राइस की है, क्योंकि इंडिया नहीं कर रहा था, हमें मौका मिला। सो राइस, वीट, ये सारी जो एक्सपोर्ट्स हैं हमारी, और फिर अगर वैल्यू एडिड करते हैं तो देयर इज़ इनफ पोटेंशियल कि हम 3 से 5 अरब डॉलर यहाँ पे कमा सकते हैं एक्स्ट्रा, जो तकवीत देता है हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट्स को। सो पाकिस्तान को शॉर्ट टर्म चैलेंजेस को मैनेज करते हुए, मीडियम टर्म का सोचते हुए, मैं तो 20 साल का मंसूबा इसलिए नहीं बनाता कि अभी इतने चैलेंजेस हैं उनको हल करना है फिर आगे चलना है। बिजली को अभी इमीडिएटली गवर्नमेंट को थोड़ा सा हल कर लेना चाहिए। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एक ये जो इस वक्त अनरेस्ट है, और अनरेस्ट का ये मतलब नहीं है कि कोई ऐसी एक्टिविटी हो रही है, अनरेस्ट लोगों के दिलों में है, लोगों के रोज़मर्रा के कामों में है, मैन्युफैक्चरिंग में है। उसको हल करने के शॉर्ट टर्म मेजर्स भी हैं, मैंने कई दफ़ा दिए हैं। इसको करते हुए 5-6 महीने में, और फिर मीडियम टर्म मेजर्स, तो ताकि ये लोगों का जो डिस्कम्फर्ट है उसको नीचे ला सकें। पर इन द एंड पाकिस्तान इज एन HR चैलेंज। जब तक इस HR चैलेंज को ओवरकम नहीं करेंगे,
हर मिनिस्ट्री में, हर रेगुलेटरी अदारे में जब तक प्रोफेशनल्स बिल्ड नहीं करेंगे जो डिज़ाइन फ्रेमवर्क भी दें और जो इम्प्लीमेंटेशन को भी फॉलो करें। पाकिस्तान, इसकी मिसाल ये देता हूँ कि आप IMF से हर वक्त 24वां प्रोग्राम कर रहे हैं, जरा IMF की टीम का मेकअप देखिए जो पाकिस्तान आती है। ऑल ऑफ देम हैव PhD डिग्रीज इन देयर रिस्पेक्टिव एरियाज। वो 8 घंटे एनर्जी पे एक लड़का काम कर रहा होगा, एक खातून जो है FBR पे काम कर रही होगी। सो अगर वो इतनी एक्सपर्टीज बना रहे हैं बाय बीइंग एक्स्ट्रा केयरफुल ऑन पुटिंग प्रोफेशनल्स, तो हमें कौन रोक रहा है? मैं ये पाकिस्तान के बारे में नहीं कह रहा, अथॉरिटीज जनरली डेवलप्ड वर्ल्ड की जो हैं, जो मेन जो छोड़ जाती हैं ना, बहुत से काम हम आइडेंटिफाई करते हैं बट पॉलिसी मेकर्स भी ये भूल जाते हैं कि ये काम करने की जब तक सलाहियत विद इन मिनिस्ट्रीज एंड रेगुलेटरी अथॉरिटीज बिल्ड नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उन लोगों को जब तक आप पोजीशंस ऑफ पावर में नहीं लाएंगे जिन्होंने ये काम करने हैं। दुरुस्त सर, बिल्कुल आपका मौक़िफ़ आ गया। डॉक्टर साहब, वक्त की किल्लत माजरत के साथ हमें यहाँ पर जो है वो इस नशिस्त को रोकना पड़ेगा, लेकिन आपका मौक़िफ़ बिल्कुल क्लियर है कि जी HR यानी कि जो आपके इंतज़ामी उमूर हैं, उनके मसाइल हैं, उन्हें दुरुस्त अगर आप कर लेते हैं तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर कर लेंगे। थैंक यू सो मच जी खाकान साहब, आप हमारे साथ थे। और अब बात करेंगे मौसम की। जी बिल्कुल, कराची वालों पर कुदरत मेहरबान है और भारत से आने वाला जो ताकतवर मानसून सिस्टम है वो कराची समेत ज़ेर सिंध में जमकर बरसने लगा है। तमाम रात वक्फे से बारिशों ने कराची वालों के चेहरे खिला दिए हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का सिलसिला आइंदा चंद रोज़ जारी रहेगा। 4 से 5 रोज़ ये सिलसिला जारी रह सकता है और इससे कराची वाले तो काफ़ी खुश हो, बिल्कुल जी, काफ़ी खुश हो चुके हैं। और शाहिद अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं, चीफ मेट्रोलॉजिस्ट हैं, इनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। जी वालेकुम साहब। शाहिद साहब, एक लंबे वक्फे के बाद जो है वो कराची वालों को रिलीफ मिला है, थोड़ी सी बारिश मैसर हुई है, मौसम अच्छा हो गया है, खुशगवार हो गया है। क्या आगे की आपके पास जो है वो प्रेडिक्शंस हैं कि जी आगे मजीद कितने अरसे तक जो है वो ये मानसून जो है वो रहेगा, या फिर ये झोंका भी जो है वो एक हवा का झोंका बन के निकल जाएगा? देखिए, मानसून का सीजन तो अभी जो है उसमें से एंड सितंबर तक होता है, लेकिन ये जो इसमें भी अभी कराची के लिए 2-3 दिन तक तो बारिशें बड़ी अच्छी है। अच्छा। और ये सिलसिला जो है इस साल जो बारिशें थी पाकिस्तान में वो जुलाई के स्टार्ट के साथ ही मानसून के सीजन से शुरू हो गई थी, लेकिन उसमें से कोई इतनी बड़ी बारिश नहीं हुई जिसमें से टेम्परेचर में और हबस में और फील लाइक टेम्परेचर में कमी आए। वो स्कैटर्ड थी, कहीं कहीं होती थी। अब ये एक पहला सिलसिला बना है जो ANC या बे ऑफ बंगाल से इंडिया से आता हुआ जो पूरे पाकिस्तान को अफेक्ट कर रहा है, और उसके साथ मगरबी हवाओं का सिलसिला भी अभी साथ इकट्ठा हो गया। इससे इस्लामाबाद समेत पूरे पाकिस्तान में बारिशें हो रही हैं। इस्लामाबाद, पिंडी और बाकी इलाकों में कल से बारिश हो रही, जो अगले 2 से 3 दिन में पाकिस्तान के सारे इलाकों तक फैलेगी। और कराची जो इंडिया की तरफ से जो एक सिलसिला है उसका इफेक्ट जो है कराची में कल से आ रहा है और अगले 2 दिन तक रहेगा। और कराची में और हमारे साउथ ईस्ट सिंध में और थरपारकर वगैरह में बड़ी अच्छी बारिशें होंगी और ये सिलसिला अभी 2 दिन तक जारी रहेगा। और सिंध के जो अपर के इलाके उसमें भी वेस्टर्न हवाओं के तहत अच्छी बारिशों की तो बिल्कुल तवक्को है। और ये जो एक खास इस सीजन में जो पिछले 2 महीनों से गर्मी की शिद्दत थी उसमें वाज़ेह तौर पे कमी आई। चलें जी, ये अच्छी बात है कि गर्मी की शिद्दत में कमी आ जाएगी। अच्छा सर, किसी किस्म की वार्निंग जारी की गई है NDM को या दीगर इदारों को कि जी आप किसी किस्म के डिज़ास्टर के लिए तैयार रहें, या इस बार ऐसी बारिशें जो हैं वो एक्सपेक्टेड नहीं है? क्योंकि उमूमन कराची में जब भी बारिश होती है देखने में यही आया है कि पानी बहुत ज़्यादा जमा हो जाता है, बिजली की तारें टूट के गिरने लगती हैं, तो काफ़ी मिसमैनेज रहता है मामला। जी, उसमें से बिल्कुल हमने अलर्ट भी किया है। NDM में और PDM ने भी अपनी अपनी कैपेसिटी में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये किया है। उसमें से अभी क्योंकि जो अभी बारिशों के सिलसिले में दरियाओं में तो बड़े सैलाब का खतरा नहीं है, लेकिन जो है हमारे जैसे चिनाब के हैं, रावी के नदी नाले हैं, फ्लैश फ्लडिंग हमारे पहाड़ी इलाकों में होती है, लैंड स्लाइडिंग होती है,
और बड़े शहरों में जो है ड्रेनेज का मसला होता है, जो अर्बन फ्लडिंग होती है, तो इसके खतरा तो बिल्कुल मौजूद है, क्योंकि मानसून की बारिशें जो होती है उसकी शिद्दत ज़्यादा होती है और बड़ी कम अरसे में बड़ी बारिश हो जाती है, 1 घंटे में 50-60 मिलीमीटर हो जाती है। तो हमारे शहरों की ये कैपेसिटी नहीं है कि वो इतना पानी ड्रेन आउट कर सके। अगरचे बहुत सारे जो अदारे हैं, बासा है और उसने PDMA और NDMA के हदायत के तहत बहुत सारी एक्सरसाइजेस भी किए हैं और अपने ड्रेनेज को साफ भी किया है, लेकिन उसके बावजूद शहरों की इतनी कैपेसिटी नहीं है ड्रेन आउट की। वो मैक्सिमम जो, जैसे हम लाहौर इस्लामाबाद को देखते हैं या गुजरांवाले को मुल्तान फैसलाबाद, तो उसमें 25 से 30 मिलीमीटर अगर आवरली बारिश होती है तो इसको तो ड्रेन आउट कर सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा उसकी शिद्दत होती है, पानी जो खड़ा होता है और उसमें शहरी इलाकों में पानी काफी हो जाता है और कराची की शहर कैपेसिटी इससे भी थोड़ी कम है। जी बिल्कुल। अच्छा सर, कराची के मौसम की तो हमने बात कर ली, ज़रा पंजाब के मौसम की भी बात कर लेते हैं। इस बार मानसून का वहाँ पर अभी सिलसिला जारी है, तो क्या इस बार वाकई वहाँ पर बारिशों का ज़्यादा इम्कान है, क्या समझते हैं आप? जी, बारिशें जो है अभी तक जो है जुलाई की बारिशें जो है पूरे पाकिस्तान में तो जितनी नॉर्मल होती है उससे कम है, लेकिन पंजाब की बारिशें अभी भी नॉर्मल से ज़्यादा है। आने वाला ये जो सिलसिला है ये अभी तो फर्स्ट तक होगा, उसमें थोड़ा सा गैप आने के बाद 1 दिन का फिर होगा, तो ये 4 तारीख तक ये सिलसिला रहेगा। इस सिलसिले के एंड पर जब ये स्पेल गुजरेगा तो पाकिस्तान की बारिशें भी जो नॉर्मल है वो उतने या स्लाइटली अबव हो जाएंगी, और पंजाब और कश्मीर के इलाके जो मानसून के इलाके वहाँ तो वाज़ेह तौर पे अजाफी बारिशें होंगी। और उससे ये है कि अब आने वाले 2-3 दिनों में पंजाब में और ख़ासतौर पे कश्मीर और बरी वगैरह इस्लामाबाद में तो कल से बारिशें तो बड़ी अच्छी बारिशें, और इसमें यह है कि वो सावन का महीना है और जो मानसून है और सावन के झूले और दास्ताने और आम के जो सीजन है तो उसमें लोग एंजॉय करेंगे और मौसम भी ठंडा हो जाएगा, और अपने बाकी जो है लाहौरी और गुजरांवाले के अपने रवायती खानों से भी एंजॉय करेंगे। क्या बात है शाहिद साहब, बहुत शुक्रिया। आपने जो सावन के मौसम के एक नक्शा खींचा है ना, तो हमें ऐसा लग रहा है कि बस हमारी 2 टकिया दी नौकरी जो है वो चली जाए, पर लाखों का सावन नहीं जाना चाहिए। तो मच आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ हैं और नाजरीन प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक वक्फा, क्योंकि वक्फा जरूरी है। दुनिया भर में आपका इंतजार रहेगा। सी यू आफ्टर अ वेरी शॉर्ट ब्रेक। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक नाजरीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे दुनिया बोल में। और जो मेरे को होस्ट हैं फ़हीम, उनकी कुछ तबीयत नासाज हो गई जिसकी वजह से उनको जाना पड़ा। तो नाजरीन, बारिशों की बात हो रही है तो बारिश का मौसम है, चारों तरफ सावन की घटाएं छाई हुई हैं, मिट्टी की खुशबू से चारसू महके हुए हैं, लेकिन क्योंकि हवा में नमी का तनासुब बहुत ज़्यादा है तो ऐसे में हमारे कुछ भाइयों और हमारी बहनों को स्किन से रिलेटेड कुछ इश्यूज़ भी शुरू हो जाते हैं ऐसे मौसम में। ख़ास तौर पर गर्म मौसम और बारिश के बाद की जो गर्मी है ना, हब्स है, उसकी वजह से जो सेंसिटिव स्किन है वो काफ़ी डैमेज हो जाती है। इससे कैसे बचा जाए और उसका क्या हल निकाला जा सकता है, हम आज इसी हवाले से बात करेंगे। और हमारे साथ मौजूद हैं स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर मुबशर दाहा। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, ये जो मौसमियाती तब्दीली है, बारिशें हैं, कभी गर्मी है, कभी हब्स है, इसकी वजह से जो सेंसिटिव स्किन है उसको काफ़ी ज़्यादा इश्यूज हो जाते हैं। तो सेंसिटिव स्किन वालों के लिए भी कुछ बताएं कि वो किस तरह से अपनी केयर करें और इस मौसम से अपनी स्किन को बचा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच मैडम, बहुत शुक्रिया आपका इनवाइट करने का। और जिस तरह से आजकल का मौसम आपको पता है कि जी कि एक तो मानसून का मौसम शुरू हो चुका है, और इससे अगर हम थोड़ा सा पहले की बात करते हैं तो हमारा जो समर सीज़न चल रहा था, अब समर सीज़न जो है ना वो सबसे ज़्यादा डेंजरस होता है स्किन के लिए। बिल्कुल, उसकी रीज़न ये है कि हमारी पब्लिक को बताना ज़रूरी है कि जो सबसे ज़्यादा स्किन डैमेज होती है ना वो सन एक्सपोजर की वजह से होती है। और जो स्किन के ऊपर रिंकल्स आते हैं, स्किन के ऊपर पिगमेंटेशन होती है, एजिंग साइंस आते हैं, मिलाजमा और छायाँ बन जाती हैं, वो सारे के सारे की सबसे बड़ी रीज़न जो है वो सन एक्सपोजर है, धूप में जाना होता है। तो हम लोग ये रिकमेंड करते हैं कि जब आप धूप में जाएं तो सन ब्लॉक का इस्तेमाल करें, कोशिश करें कि फेस को कवर करके रखें, को अम्ब्रेला यूज़ कर लें, कोई ऐसा जो है क्लॉथ कपड़ा यूज़ कर लें कि फेस को आप कवर कर लें ताकि आपकी स्किन डैमेज ना हो। हम नेक्स्ट बात करते हैं कि जिस तरह से करंट वेदर है कि मानसून का वेदर स्टार्ट हो चुका है, चाहे कराची हो, इस्लामाबाद हो या हमारा पंजाब हो, तो उसमें केयर करने की ज़रूरत फिर भी है।
मतलब ये होता है कि जी कि इस मौसम के दौरान हल्का सा अगर सूरज दरमियान में निकलता है वो भी स्किन के लिए डैमेजिंग होता है। अच्छा। तो जो स्किन की प्रोटेक्शन है वो दोनों मौसमों में, चाहे वो समर सीजन हो या मानसून का, इवन के विंटर सीजन में भी बहुत ज़रूरी होती है। तो इसलिए स्किन की प्रोटेक्शन, स्किन की केयर करना बहुत ज़रूरी है। प्रोटेक्शन में मैं अगेन बताऊंगा कि सन ब्लॉक का इस्तेमाल करें और ये है कि फेस को कवर करके रखें। बिल्कुल डॉक्टर साहब, सन ब्लॉक का लाजमी इस्तेमाल करना चाहिए। मैं आपसे यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करना चाहूँगी कि ये यूट्यूब पर आजकल वीडियोस आ रही हैं, सोशल मीडिया पर इस तरह के हज़ारों टोटके, DIY और ये सारी चीज़ें, ये सब चीज़ें लोगों में इतनी अवेयरनेस नहीं है। जैसे जो आम ख़वातीन हैं घरों में, वो ये वीडियोस देखती हैं तो इन टोटकों पर भी अमल करना शुरू कर देती हैं। तो क्या आप उनको मैसेज देंगे कि इन टोटकों पर अमल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? देखिए मैडम, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल किया आपने कि आजकल क्या ये बहुत अरसे से चला आ रहा है कि हमारे लोगों में ये अवेयरनेस ना होने की वजह से क्या करते हैं कि जो भी यूट्यूब पे देखा, जिसने जो रिकमेंड कर दिया वो उन्होंने स्टार्ट कर दिया। होता क्या है कि ये उससे स्किन डैमेज हो जाती है, स्किन की जो हेल्थ है वो डैमेज हो जाती है। उसके बाद जब हमारे पास आते हैं तो उसकी करेक्शन या उसके ट्रीटमेंट में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो इसलिए मैं तो ये स्ट्रिक्टली मना करता हूँ अपने क्लाइंट्स को और अपने पेशेंट्स को जो हमारे पास आ रहे होते हैं कि ये खुदारा ऐसा कोई भी ट्रीटमेंट, कोई भी ऐसी चीज़ इस्तेमाल ना करें जो डॉक्टर ने रिकमेंड ना की हो। होता क्या है जी, लोग प्रॉपर्ली क्वालिफाइड नहीं होते, उनको स्किन की प्रॉपर स्ट्रक्चर का पता नहीं होता, स्किन की एनाटमी का पता नहीं होता, और क्या करते हैं जी वो ये बताते हैं कि जी कि आप ये क्रीम इस्तेमाल कर लें, ये प्रोटेक्शन कर लें, ये चीज़ें इस्तेमाल कर लें, तो उससे स्किन ना सिर्फ डैमेज होती है बल्कि उसके फिर ट्रीटमेंट में प्रॉब्लम होता है। तो इसलिए ऐसी कोई भी चीज़ इस्तेमाल ना करें जो कि स्किन की हेल्थ को डैमेज करे और बाद में फिर उसके ट्रीटमेंट में बहुत टाइम लगे और काफ़ी एक्सपेंसिव भी हो जाता है वो। जी जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, काफ़ी एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट होता है स्पेशली स्किन का। अच्छा डॉक्टर साहब, कैसे पता चलेगा कि जो टोटका बताए जा रहे हैं वो सही कौन से हैं और गलत कौन से हैं, उनमें फ़र्क कैसे कर सकते हैं? देखिए, इसका बहुत ही सिंपल फार्मूला है कि अगर कोई प्रॉपरली क्वालिफाइड डॉक्टर आपको बता रहा है, आप समझते हैं कि वो डर्माटोलॉजिस्ट है, वो प्रॉपर क्वालिफाइड है, तो उसका जो ट्रीटमेंट होगा वो डेफिनेटली ठीक होगा। अब हमारे पास ये होता है कि सबसे जो ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली चीज़ है वो है रंग गोरा करने वाली क्रीम्स, जिनको हम फार्मूला क्रीम्स बोलते हैं आम ज़बान में। तो होता क्या है जी, उन क्रीम्स में स्टीराइड्स होते हैं, मरकरी होता है, वो स्किन को विद इन फ्यू डेज गोरा तो कर देते हैं, लेकिन उससे क्या होता है, स्किन की हेल्थ डैमेज होती है। तो आपको मैं एक चीज़ बड़े क्लियरली बताना चाहूँगा कि कोई भी ऐसा फार्मूला नहीं है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो विद इन डेज स्किन को गोरा कर दे। हमारे सब कॉन्टिनेंट में, पूरा इंडो पाकिस्तान में ये थोड़ा सा कम्प्लेक्स है, या फिर हम ये कहेंगे कि लोगों को शौक है कि उनका रंग का कलर गोरा हो जाए। जी बिल्कुल ऐसा ही है, जबकि हमारा नेचुरल कलर जो है वो व्हीटिश है। तो मैं यूएस गया हुआ था ट्रेनिंग के लिए, अमेरिका गया, तो वहाँ पे आपको इंटरेस्टिंग चीज़ शेयर करूँ, जो हमारे व्हीटिश कलर के लोग हैं उनमें स्किन कैंसर की प्रेवलेंस या स्किन कैंसर का होना बहुत कम है एज कम्पेयर टू दिस, के जो लोग गोरे होते हैं, जिनकी स्किन बहुत गोरी होती है, उनमें स्किन कैंसर की प्रेवलेंस ज़्यादा है। तो वी आर लकी इनफ कि हमारी स्किन का इस कलर होने की वजह से या फिर गंदमी रंग होने की वजह से हमारे लोगों में स्किन कैंसर के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो इस चीज़ को, बजाय इसके कि हम इस चीज़ को एंजॉय करें और अल्लाह का शुक्र अदा करें, हम लोग गोरा होने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए स्किन का ओरिजिनल कलर अगर आप मेंटेन कर लें तो स्किन की हेल्थ भी बेहतर रहती है। आप अक्सर देखते होंगे कि जो लोग कोई ऐसी चीज़ इस्तेमाल नहीं करते, पानी का इस्तेमाल बेहतर रखते हैं, सब्जियों का इस्तेमाल करते हैं, फ्रेश जूसेस वेजिटेबल्स देते हैं, तो उनकी स्किन की जो हेल्थ है वो बेहतर रहती है। हेल्दी स्किन इज मोर इम्पोर्टेंट एज कंपेयर टू गोरी स्किन। गोरी स्किन से हेल्दी स्किन जो है वो ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ लोग जो हैं वो जो जैसे सन ब्लॉक का आपने बताया, तो किस तरह पता चले कि किस स्किन के लिए कौन सा सन ब्लॉक जो है वो बेहतर है और कौन सा, डिफरेंट किस्म के मार्केट्स में बहुत ज़्यादा सन ब्लॉक इस टाइम आ रहे हैं, तो आप क्या रिकमेंड करेंगे सेंसिटिव स्किन के लिए, ड्राई स्किन के लिए, ऑयली स्किन के लिए? देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि जो ऑयली स्किन होती है, 3 टाइप्स ऑफ स्किन नॉर्मली हम लोगों में देखते हैं कि एक ऑयली स्किन होती है, एक ड्राई स्किन होती है, दूसरी कॉम्बिनेशन स्किन होती है। बिल्कुल। ऑयली स्किन ये होती है कि जो अक्सर ऑयली रहती है, चाहे वो सर्दियां हों, चाहे गर्मियां हों, चाहे ये हमारा मानसून का वेदर हो। जो ड्राई स्किन होती है वो मोस्ट ऑफ द टाइम ड्राई रहती है इन ऑल दीज सीजन। और जो कॉम्बिनेशन स्किन होती है वो समर में ऑयली हो जाती है और विंटर में ड्राई हो जाती है। तो जो ऑयली स्किन वाले लोग हैं उनके लिए रिकमेंडेड है कि आप सीबम कंट्रोल सन ब्लॉक इस्तेमाल करें। एक थोड़ा सा प्रॉब्लम ये होता है कि ऑयली स्किन वाले लोग एक्नी प्रोन होते हैं,
आप देखें कि जिन लोगों की ऑयली स्किन होती है उनमें फेस के ऊपर पिंपल्स निकलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं और अक्सर निकलते भी हैं, जिनको हम जवानी दाने भी बोलते हैं, उनको एक्नी भी बोलते हैं, उनको हम लोग पिंपल्स भी बोलते हैं। तो ऑयली स्किन वाले लोग जो सन ब्लॉक इस्तेमाल करें वो सीबम कंट्रोल सन ब्लॉक इस्तेमाल करें, ये बहुत ज़रूरी है। अगर सीबम कंट्रोल सन ब्लॉक इस्तेमाल नहीं करेंगे, नॉर्मल सन ब्लॉक इस्तेमाल करेंगे, तो उससे उनकी स्किन के ऊपर पिंपल्स निकलने की रेशो बहुत बढ़ जाएगी। तो इसलिए वो सन ब्लॉक इस्तेमाल ना करें जो कि स्किन को बेहतर करने की बजाय पिंपल्स कॉज कर दे। जो ड्राई स्किन वाले लोग होते हैं या कॉम्बिनेशन स्किन वाले लोग होते हैं वो एज पर सिचुएशन सन ब्लॉक इस्तेमाल करें कि अगर कॉम्बिनेशन स्किन वाले लोग हैं तो वो समर सीजन में सीबम कंट्रोल सन ब्लॉक इस्तेमाल करें और विंटर सीजन में वो नॉर्मल सन ब्लॉक इस्तेमाल करें। और जो ड्राई स्किन वाले हैं वो दोनों सीजन में नॉर्मल सन ब्लॉक इस्तेमाल करें क्योंकि उनकी स्किन के ऊपर पिंपल्स निकलने के ऐसे कोई चांसेस नहीं होते। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये जो आजकल फॉर्मूला क्रीम्स का तो आपने जिक्र कर दिया, जैसे कि ये वाइटनिंग इंजेक्शंस हैं, इसके अलावा ड्रिप्स लगवाई जा रही हैं, तो ये किस हद तक सेफ़ है हमारे लिए कि हम क्या ले सकते हैं इस तरह के वाइटनिंग इंजेक्शंस और ड्रिप्स? जी बिल्कुल ऐसा ही है कि जो वाइटनिंग इंजेक्शन है एक्चुअली वो ग्लूटाथायोन इंजेक्शन होते हैं। ठीक है। तो ग्लूटाथायोन जो है वो उसमें फिर डिफरेंट विटामिन्स और मिनरल्स भी होते हैं। ठीक है। और वो क्या करते हैं, उनका जो बेसिक काम है वो इम्यूनिटी को बूस्ट करना है। तो उसके एक जो डिफरेंट फंक्शन हैं उनमें से एक फंक्शन ये है कि वो आपकी स्किन के कलर को गोरा भी करता है। तो अब इम्पोर्टेंट ये है कि ये चीज़ देखनी चाहिए कि जो आप वाइटनिंग ड्रिप लगवा रहे हैं तो उसका फार्मूला क्या है, मतलब क्या वो एक्चुअल पाकिस्तान में उसकी मैन्युफैक्चर नहीं होती, प्रोडक्शन भी नहीं होती, वो इंपोर्ट की जाती हैं। अब इंपोर्ट करने की उसकी क्वालिटी क्या है और अगेन फिर आप कहाँ से लगवा रहे हैं। अगर डॉक्टर आपको ये वाइटनिंग ड्रिप कहें या फिर ग्लूटाथायोन इंजेक्शंस कहें या ग्लूटाथायोन ड्रिप कहें, अगर वो लगा रहे हैं तो इस बात के लिए मैं श्योर हूं कि जी कि वो कभी भी आपकी हेल्थ के ऊपर कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। वो यकीनन इस चीज को फोकस करेंगे कि हमारे जो पेशेंट्स हैं या क्लाइंट्स हैं उनकी हेल्थ कंप्रोमाइज नहीं हो। और क्या होता है कि कुछ ड्रिप्स लगने के बाद फिर उसके रिजल्ट्स आते हैं। लेकिन अगेन अगर आप किसी ऐसे के पास जाएंगे कि जो डॉक्टर नहीं है, पार्लर वाले हैं, या आजकल बड़ा ट्रेंड है कि किसी ने सिंपल बीए कर लिया और उसके बाद उसने 6 महीने का कोर्स किया और वो कॉस्मेटोलॉजिस्ट बन गई हैं या बन गए हैं, तो उनसे प्लीज ना जाएं ताकि आपकी स्किन की हेल्थ के अलावा ओवरऑल हेल्थ डैमेज ना हो। बिल्कुल। इसके लिए ये भी पहले चेक किया जाता है कि जब भी आपने कोई इंजेक्शन लगवाना इस तरह का या ग्लूटाथायोन ड्रिप लगवानी है तो उसके लिए पहले आपके LFTs कराए जाए, लीवर फंक्शन टेस्ट जिनको हम बोलते हैं कि लीवर की हेल्थ हेल्दी, लीवर आपका हेल्दी है तो ही हम ये लोग ड्रिप लगा सकते हैं या फिर ये वाला इंजेक्शन ले सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक मिथ है या फिर यूं कह ले कि जैसे बड़े कहते हैं कि अच्छा बारिशों का मौसम है, बारिश आएगी और इससे जो गर्मी दाने हो जाते हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, बारिश में नहाने से या बारिश बरसने के बाद ये दाने ख़त्म हो जाएंगे, ये किस हद तक बात सच है? देखें, बारिश आने के बाद जब मानसून सीज़न में जब बारिशें बढ़ जाती हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं होता कि हम कहें गर्मी दाने ख़त्म हो जाते हैं। जबकि एक्चुअल मैंने आपको बताया है कि जो हमारा मानसून वेदर होता है इसमें हमारी स्किन की ऑयली होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इवन के जो कॉम्बिनेशन स्किन वाले लोग होते हैं उनकी भी स्किन ऑयली हो जाती है। तो जो ऑयली स्किन है वो एक्नी प्रोन है, वो दाने बढ़ाती है ना कि दानों को कम करती है। तो इसलिए ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। और हम ये रिकमेंड करते हैं नॉर्मली कि अगर इस तरह के सीजन में स्किन ज़्यादा ऑयली हो रही है तो आप फेस को ज़्यादा वॉश करें। आई मीन के फेस के ऊपर जो ऑयली स्किन है इसको ज़्यादा अकोमोडेट ना होने दें। ऑयली स्किन एक्चुअली सीबम होता है तो उसको ज़्यादा देर ना वहाँ पे ना रहने दें ताकि वो उसकी इन्फेक्शन का कॉज ना बने। इसका थोड़ा सा आपको बता दूं कि जो सीबम होता है वो हमारे जो स्किन के पोर्स होते हैं उसमें अकोमोडेट होके उसमें इन्फेक्शन काज करता है जिसकी वजह से पिंपल्स निकलते हैं। तो इस वेदर में यकीनन ऑयली स्किन बढ़ जाती है या स्किन के ऑयल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं जिसकी वजह से ज़्यादा गर्मी दाने निकल सकते हैं, ज़्यादा दाने निकल सकते हैं। तो इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है कि जी इस मौसम में बारिश में नहाएं तो आपके गर्मी दाने ठीक हो जाएंगे। अच्छा, ये बात दुरुस्त नहीं है। चलिए ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आपके तवस्सुत से हमारे नाजरीन को काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली है। डॉक्टर डर्मेटोलॉजिस्ट हमारे साथ मौजूद थे। और नाजरीन, जहाँ पर वक्त हुआ है ब्रेक का, वापस आएंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है।
वेलकम बैक नाजरीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे और अब जो बात करेंगे प्रोग्राम में वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है। इंसानी स्मगलिंग के हवाले से बात करेंगे। तो आज 30 जुलाई है और इंसानी स्मगलिंग के ख़िलाफ़ आगाही का आलमी दिन भी मनाया जा रहा है। बदकिस्मती से पाकिस्तान का शुमार ऐसे ममालिक में होता है जहाँ शहरी शाऊर की कमी की वजह से बहुत बड़ी तादाद में मुख्तलिफ एजेंट्स के हाथों बेवकूफ़ भी बन जाते हैं। और बदकिस्मती से ये भी है कि हमारे यहाँ फ्रॉड करने वाले अफराद की तादाद भी बहुत ज़्यादा है। हद तो ये है कि पाकिस्तान से लोग 20-20, 25-25 लाख लगाकर डंकी मारते हैं, जबकि इतना पैसा लगाकर वो कानूनी तरीके से भी बैरून मुल्क जा सकते हैं। लेकिन शाऊर की कमी और फरोडियों की भरमार ने पाकिस्तान को बदनाम कर रखा है। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक डायरेक्टर FIA सजाद बाजवा साहब। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, बहुत अहम बात करने जा रहे हैं इंसानी स्मगलिंग के हवाले से। आज इंसानी स्मगलिंग के हवाले से आज डे भी मनाया जा रहा है। तो सर, ऐसा करते क्यों हैं लोग? क्यों इस तरह से इंसानी स्मगलिंग होती है या फिर डंकी मारते हैं और अपनी जान को जोखों में डालकर इस तरह की जो गैर कानूनी तरीके से बैरून ममालिक जाते हैं, इसकी रीज़न क्या है? देखिए, दो चीज़ें हैं। एक तो हमारी जनरल टेंडेंसी जो है वो दुनिया में थोड़ा डिफरेंट है। हम जो है ना जल्दी फ्रेब में आते हैं, हम झूठे लोगों पे के बहकावे में भी जल्दी आते हैं। सच्चा बंदा होगा, सच्ची बात करेगा तो हम उसकी बात कम मानते हैं। दूसरी ये है कि जो आप कह लें कि अनएम्प्लॉयमेंट है वो उसका एक बहुत बड़ा इसमें हिस्सा है। और जो बाहर जाते हैं वो सबसे पहले जो कमाई करते हैं वो वापस आके अपना घर शहर अपनी फैमिली को अपलिफ्ट करते हैं। उससे एक होता है कि जी बाहर जाएंगे तो बहुत पैसा कमाएंगे। तीसरी है कि जो काम हम यहाँ नहीं कर सकते बाहर जाके हर किस्म की लेबर करने को तैयार होते हैं। तो इसमें ये मल्टीपल रीजंस हैं। फिर दूसरा है कि देखें कि अभी तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के हवाले से देखें तो बच्चियों के लिए भी बड़ा एक वार्निंग है कि उनकी सिचुएशन ऐसी है कि जो स्पेशली गल्फ में उनको सहाने ख्वाब दिखा के गल्फ में जॉब के लिए लेके जाया जाता है और उनसे वहां जाके उनसे धंधे करवाए जाते हैं और वो बेयार और मददगार होती हैं। वहाँ ना वो कोई किसी की हेल्प ले सकती हैं। और ये जो चीज़ें आ रही हैं तो इसको भी टैकल करने की ज़रूरत है। फिर अभी रिसेंटली जो लास्ट अभी कोई चंद माह पहले जो उस वक्त जो फॉरेन मिनिस्टर थे बिलावल भुट्टो जरदारी, उन्होंने को गए थे शायद इराक और वहाँ पे जब वो एज ए फॉरेन मिनिस्टर तो उन्होंने उस गवर्नमेंट के साथ जो ज़ियारतों के वीज़ों का वो एग्रीमेंट किया और वीज़े आसान कर दिए। लेकिन उस वक्त भी मैंने कहा था कि ये वीज़ों के अलावा एक इससे और पहलू भी है और ये ह्यूमन स्मगलिंग है। और ये लोग हैं ये वही लीबिया का जब इराक यहाँ से इराक जाना मुश्किल था, अब क्योंकि वो आसान कर दिया गया तो जो लोग डंप होंगे इराक में, इराक से फिर आगे लीबिया जाएंगे और लीबिया जाएंगे तो नेचुरली फिर वो कश्तियों पर सवार होने की कोशिश करेंगे, फिर डूबेंगे। और अभी रिसेंटली जो एक रिपोर्ट आई है वो पिछले हफ्ते में कहीं पढ़ रहा था कि वो को 50,000 के करीब जो इराक में लोग गए वो वापस नहीं आए। अब देखिए कि अभी पहले भी कि हर मुल्क की जो हुकूमत है, हर गवर्नमेंट जो है वो एक डाटा एनालाइज करते हैं, डाटा इकट्ठा करते हैं और उसके मुताबिक कोई ना कोई प्रोग्राम बनाते हैं। इसमें सिर्फ एक FIA का काम नहीं है। FIA तो चलो जो चेक पोस्ट पे आएगा उस हिसाब से देखेंगे, जब उनको बाद में जब रिपोर्ट आएगी तो वो फिर देखेंगे, एजेंटों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। लेकिन इसमें बहुत बड़ा माफिया जो ये ट्रैवल एजेंट्स हैं जिनका डाटा अब ये FIA ने नहीं, ये जो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म है, ये जो मिनिस्ट्री ऑफ मैन पावर है, ये उनका भी काम है कि जो लोग जिनको ये लाइसेंस इशू कर रहे हैं ट्रैवल एजेंसीज का, उनको जैसे सऊदी गवर्नमेंट ने जो पिलग्रिमेज वीजा दिए हैं उनको उन्होंने बॉन्ड किया है कि वो ग्रुप की शक्ल में जाएंगे, ग्रुप की शक्ल में वापस आएंगे और जो उनका जो ट्रैवल टूर ऑपरेटर है वो जो टूर ऑपरेटर जो उनको मैनेज करता है उसको है भी वो उनकी रखते हैं, उनकी जो एडवांस जो उनकी यानी सिक्योरिटी रखते हैं। जी सर, यही चीज इन माफियाज को कंट्रोल क्यों नहीं किया जाता? आखिर गवर्नमेंट की जानिब से ऐसे क्यों इकदाम नहीं किए जाते कि इन माफियाज को कंट्रोल किया जाए? ये माफियाज कंट्रोल होंगे तो ऑब्वियसली लोग तो नहीं जाएंगे ना, अगर ये लोग ही नहीं होंगे इस तरह से भेजने वाले तो।
देखिए ये तो गवर्नमेंट की है कि गवर्नमेंट जो है वो कोई पॉलिसी बनाए, और हमारे मुल्क में बदकिस्मती से जब तक कोई प्राइम मिनिस्टर से नीचे पॉलिसी, ऊपर से पॉलिसी ना आए, नीचे कोई बंदा इतनी जहमत गुजारी नहीं करता कि वो इसके मुताबिक कोई पॉलिसी बनाए, उसमें कोई अपना कोई ब्रेन स्टॉर्मिंग करे और देखे कि भाई ये कैसे इसको रोकना है। पर प्राइम मिनिस्टर भी अगर पॉलिसी बना भी दें, अगर वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती, अगर वो इसको मॉनिटर नहीं करते पर्सनली, बार बार उसकी रिपोर्ट लेके उसकी करते, तो फिर भी वो डाई डाउन हो जाती है। इसके लिए जरूरी है कि गवर्नमेंट जो है वो जो फेडरल गवर्नमेंट है वो एक पॉलिसी बनाए और वो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म को कंट्रोल करे। वहाँ पे जो टूर ऑपरेटर हैं, चाहे वो भले वो सऊदी अरब के लिए हैं, चाहे वो इराक के लिए हैं, वो ईरान के लिए हैं, जो ज़ियारतों के लिए हैं, तो उनको ये एक ऐसी पॉलिसी मरबूत हो जैसे सऊदी गवर्नमेंट ने बना दिया ये ज़ियारतों वाली जो है, तो वो बड़ी आसानी से बना सकते हैं और वापसी पे चेक एंड बैलेंस कर सकते हैं कि जैसे वो वापस आते हैं, कोई बंदा मिसिंग है, इंडिया जा रहे हैं। बिल्कुल सर, गवर्नमेंट की जानिब से चेक एंड बैलेंस लाजमी होना चाहिए। और इसकी एक वजह यह भी है कि लोगों में अवेयरनेस की कमी है कि वो जितना पैसा लगाकर इस तरह से गैर कानूनी तरीके से जाते हैं, वो उतना ही पैसा लगाकर कानूनी तरीके से भी जा सकते। सज्जाद बाजवा साहब, साबिक डायरेक्टर FIA, हमारे साथ मौजूद थे और बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो चुका है, हमें दीजिए इजाज़त, कल फिर होगी आपसे मुलाकात। अल्लाह हाफ़िज़। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, पूरी दुनिया बोल है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।